सर क्या लगता है, पाकिस्तान ईरान की मदद करेगा? देखिए, जैसा कि न्यूज में आ रहा है कि पाकिस्तान कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान को सप्लाई कर रहा है। इससे ज्यादा पाकिस्तान ईरान की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका के साथ है। क्योंकि अमेरिका ने उसको हर तरह से मदद की है। जितने भी आज बेल आउट जो उसको मिले हैं, फंड्स जो मिले हैं आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, जहां से भी, वो सब अमेरिका के कारण ही मिले हैं उसको। और वर्ल्ड के अंदर जितनी भी स्टैंडिंग है पाकिस्तान की, सब उसमें अमेरिका का हाथ है उसके लिए। तो पाकिस्तान कभी अमेरिका को अनॉय नहीं कर सकता, नाराज नहीं कर सकता। और उसको पूरा पता है कि अमेरिका खुले रूप से इजराइल के सपोर्ट में है। इसलिए पाकिस्तान ईरान को कोई बड़ा सहयोग नहीं करेगा। केवल दूर से, जो कि उसने मिसाइल सप्लाई करने का जो बात किया, बाकी उसके अलावा और कोई पाकिस्तान से हेल्प नहीं होगी ईरान की, ये भी क्लियर है। लेकिन सर यहाँ पर तो आईआरजीसी की तरफ से, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वहाँ पर सीनियर ऑफिसर हैं, वो तो ऐसा कह रहे हैं कि जी देखिए, अगर गलती से भी इजराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया, जिसकी संभावनाएं कम है, लेकिन अगर कर दिया तो पाकिस्तान अटैक कर देगा। पाकिस्तान ने हमें एश्योर किया है। देखिए, ऐसा है, ये तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल रूल आउट कर दीजिए कि इजराइल न्यूक्लियर ऑप्शन अडॉप्ट करेगा, क्योंकि इजराइल वीक पोजीशन में नहीं है। यदि कोई कंट्री बिल्कुल वीक पोजीशन में आ जाता है अपने को बेल आउट करने के लिए, हो सकता है कोई न्यूक्लियर ऑप्शन अडॉप्ट कर सकता था, मगर इजराइल कभी वीक अडॉप्ट करेगा नहीं। और इसका भी पाकिस्तान की तरफ से कोई अथॉरिटेटिव अनाउंसमेंट नहीं किया है कि यदि इजराइल ईरान पर एटॉमिक बम का अटैक यूज करेगा तो पाकिस्तान को जवाब देगा। ये सब अंडर कवर खबरें हैं जिनका की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ चुके हैं, आपको परिचय करा देते हैं। कर्नल शिवदान सिंह के साथ साथ हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जो है वह भी जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। जय हिंद सर। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, सर क्या लगता है कौन सा देश किसके साथ खड़ा है? पहले तो पाकिस्तान को हम सुनते थे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर वो भारत को धमकियां देता था। अब ऐसे भी देश है, ईरान जो है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पे दम भर रहा है और चेतावनी जो है वो दे रहा है कि देखिए, अगर गलती से भी इजराइल ने अगर कोई भी न्यूक्लियर अटैक किया तो ये पाकिस्तान हमला कर देगा इजराइल। फिलहाल दुनिया का कोई भी देश ईरान के साथ नहीं खड़ा है सिवाय रूस के। लेकिन रूस खुद ही यूक्रेन के युद्ध में इतना व्यस्त है कि थोड़ा बहुत शायद हथियार दे दे, लेकिन रूस को अपने बनाए हुए हथियार अपने इस्तेमाल के लिए ही चाहिए। क्या चीन ईरान को कोई हथियार दे सकता है? इसकी गुंजाइश भी बहुत कम है, क्योंकि चीन से हथियार गोला बारूद लाने का रास्ता बहुत लंबा है। सबसे बड़ी बात है, समुद्र के रास्ते से लाएगा तो डेफिनेटली यूएस इंटेलिजेंस को पता लग जाएगा और वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में घुसने के पहले ही चीन के हथियार वाले लाने वाले पानी के जहाज को रोक लेंगे। एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं वो है कि चीन शायद कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार इक्का दुक्का हवाई जहाज में भर कर कुछ हथियार भेज रहा है ईरान को, लेकिन इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन ने अगर हवाई जहाज में भरकर कुछ टैंक तोप के गोले या कुछ एंटी टैंक ग्रेनेड्स या एंटी टैंक मिसाइल्स दे भी दी ईरान को, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईरान फिलहाल अपनी आर्मी का, नेवी का या एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता इजराइल के विरुद्ध। इजराइल 1600 किलोमीटर दूर है, सीधी लाइन भी अगर हम बॉर्डर से बॉर्डर तक ड्रॉ करें। सबसे बड़ी बात है कि क्या पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है? ऐसी कोई संभावना है नहीं। पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते हमेशा थोड़े ठंडे ही रहे हैं। सिस्तान प्रोविंस के पास 2 साल पहले ही पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ईरान में घुसकर बमबारी की थी। और पाकिस्तान जो है बहुत ही मजबूत तरीके से अमेरिका से जुड़ा हुआ है, और एक तरह से कहा जाए तो पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। अमेरिका से ही हर रोज कुछ अनुदान लेकर वो अपनी जीवन डे टू डे बेसिस पे पाकिस्तान चला रहा है अमेरिका के पैसे से। तो पाकिस्तान के पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो ईरान के सपोर्ट में न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल इजराइल के अगेंस्ट करे। सबसे बड़ी बात है कि
अगर पाकिस्तान सोचता है कि वो इजराइल के खिलाफ न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेगा, तो ना सिर्फ अमेरिका, दुनिया के सारे देश जो हैं पाकिस्तान के विरुद्ध डिप्लोमेटिकली डेफिनेटली चले जाएंगे। जी कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी, आपका इस पर क्या टेक है? क्योंकि जिस तरीके से अभी पाकिस्तान की स्थिति की अगर हम बात करें, पिछले लंबे समय से चीन के साथ नज़दीकियां जो बढ़ी वो हजम नहीं हुई अमेरिका को, और हमने देखा कि हाल फिलहाल में बड़े गहरे दोस्ती इनके बीच में, दोनों देशों के बीच में देखने को मिल रही है, अमेरिका पाकिस्तान के बीच में। क्या करंट जो अभी इन दोनों के बीच में रिलेशन है, क्या लगता है कि थोड़ी सी भी संभावना है कि पाकिस्तान ईरान की मदद करे सैन्य तौर? पाकिस्तान अपना हाल ही बहुत खराब है, हमको सबको मालूम है। उनका इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब है, वो हाई डेट में है, डिपेंड ऑन एड, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी लेवल 5.6 से 16.9 हो गया है। IMF उसको हर बार बेल देता है, वो दूसरे को क्या सपोर्ट करेगा? आज का खबर है, मैं सुबह देख रहा था, पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो बॉर्डर है, वहां से ईरान से बहुत शरणार्थी डर के मारे पाकिस्तान आना चाहता है। वो पाकिस्तान वो बॉर्डर अभी सील कर दिया है, मतलब ईरान से कोई आदमी घुस नहीं सकता है पाकिस्तान में। और कल सुना था मैं, तेल अवीव में अमेरिकन एम्बेसी में बम गिरा है, तो उसमें अमेरिका वार्निंग दिया है। ट्रंप ने बोला है जे सभी आदमी तेहरान छोड़ दे, क्योंकि तेहरान में कुछ हमला करने वाला है अमेरिका। लेकिन क्या करेगा ये नहीं बताया, लेकिन बोला है सारी आदमी तेहरान से निकल जाए। और ये बोला है जे ये सिर्फ बंद हो सकता है इफ ईरान विड्रॉ दिस न्यूक्लियर रिसर्च एंड पोजेसिंग थिंग्स। तो ये अभी, और हमने कल परसों भी हम डिस्कस किया है, पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर बम नहीं है, वो अमेरिका का बम है, वो पाकिस्तान में रखा हुआ है। ये स्टोरी नैरेटिव बना रहा है पाकिस्तान, जे हम न्यूक्लियर पावर है, हम न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान नहीं है। कर्नल शिवदान जी, सर मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगी सर, सिंस हमने हिस्ट्री में ये चीज़ देखी है कि जब भी कोई कंट्री न्यूक्लियर पावर बनने जाती है, उसको लेकर एक रिसर्च शुरू करती है, उसको लेकर एक टेस्टिंग शुरू करती है, इंक्लूडिंग इंडिया, अमेरिका को क्या दिक्कत है? और अगर हम ईरान के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एक बार शिवदान जी आप तक आवाज पहुंच रही है? अभी आ रही है जी शिवदान जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम पूरी हिस्ट्री में भी देखें तो जब भी कोई कंट्री अगर न्यूक्लियर पावर बनने जाती है, उसके लिए टेस्टिंग शुरू करती है, उस और अगर कदम बढ़ा रही होती है, तो अमेरिका को क्यों दिक्कत होती है? अगर मैं ईरान पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, अगर न्यूक्लियर पावर वो बन जाती है, अमेरिका को उससे क्या प्रॉब्लम है? देखिए, पूरे विश्व में अमेरिका अकेला न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है, इसलिए वो नहीं चाहता है कि विश्व में कोई भी और देश न्यूक्लियर वेपन पजेस करे, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में खाली जो न्यूक्लियर वेपन अमेरिका ने इस्तेमाल किए थे जापान में, और वो इस बात का थोड़ा सा अपने को ये सोचता है कि विश्व की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका है और न्यूक्लियर बॉम्ब उसी के पास होना चाहिए और किसी के पास नहीं होना चाहिए। वो सोचता है कि दूसरे देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा तो वो इस बात का नाजायज फायदा उठाएंगे और अपने दुश्मनों को डराएंगे और विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे कि हमारे पास हम न्यूक्लियर पावर हैं, जैसा कि पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा था भारत के विरुद्ध इससे पहले। अब तो खैर वो क्लियर हो गया कि अमेरिका का बॉम्ब था, मगर पाकिस्तान हमेशा ये धमकी देता था कि हम न्यूक्लियर पावर हैं और हम इंडिया के खिलाफ बम का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार की अमेरिका चाहता है कि विश्व में खाली प्रभुत्व अमेरिका का ही हो, इसलिए वो कोई भी जो देश न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की दिशा में कदम बढ़ाता है, अमेरिका उस पर तरह तरह की सैंक्शन लगाने की कोशिश करता है और उसका विरोध करता है। तो ये अमेरिका की पुरानी वो है और इसमें कोई नई बात नहीं है। कमांडर विजय वडेरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर जय हिंद, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। सर चर्चा इससे पहले हम ये कर रहे थे कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है
तो अमेरिका को इससे क्या दिक्कत है? इजराइल की समझ आते हैं, आपका पड़ोसी मुल्क है और आपकी इस तरीके के रिलेशंस है कि देखिए आपको खतरा है उससे, तो आप नहीं चाहते कि वहां पर वो न्यूक्लियर पावर बने। लेकिन अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने? और अगर कभी कोई भी देश न्यूक्लियर पावर बनने जाता है तो अमेरिका को सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि प्रॉब्लम होती है। देखिए, जैसे आपको मालूम है कि अमेरिका ईरान से पिछले कई महीनों से उनको ईरान को बोल रहा था कि आप टेबल पे आइए, आपका न्यूक्लियर का जो प्रोग्राम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अमेरिका समझता है कि ईरान का न्यूक्लियराइजेशन होना सबसे बड़ा खतरा इजराइल को होगा। आपको मालूम है कि ईरान जो अटैक हुआ था इजराइल पर, जहां पर 1400 हॉलीडेज बुचर्ड, दो 3 साल है, तो ये सब ईरान से वो आए थे। तो इजराइल समझता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ जाती है तो सबसे बड़ा खतरा इजराइल को होगा, और क्योंकि खतरा इजराइल को है इसीलिए अमेरिका चाहता है कि ईरान को डी न्यूक्लियराइज करे। तो ये जो उनकी बातें सफल नहीं हुई, तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि अमेरिका के कहने से इजराइल ने ये शुरुआत की है, जहां पर एक दबाव डाल के ईरान को टेबल पे लाया जाएगा और जहां पर उसको बोला जाएगा कि दिस इज योर लिमिट, you cannot go beyond that. So I think this is a part of a larger game which is being played by America and Israel. And Iran has always been against existence of Israel. वो हमेशा कहता रहा है कि आपका विश्व से अस्तित्व मिटा देंगे। और इजराइल ऐसा एक देश है जो अपने इस अस्तित्व को बचाने के लिए कितने सालों से लड़ रहा है। उसका जन्म ही उस बात से हुआ था कि उसको अपना अस्तित्व इस विश्व में लाना था। तो और इजराइल और अमेरिका they have always been together. So I think it's a larger game plan where Israel has taken the initiative on behest of America, and idea is to put so much pressure or try and get the regime out of the present regime out of Iran. सर, न्यूट्रल स्टैंड जो है, क्या आपको G7 में जो ये साझा बयान सामने आया आपको लगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के कुछ देश जो हैं वो न्यूक्लियर हथियारों की ताकत सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशन के सारे देशों ने एनपीटी ट्रीटी साइन कर दी थी सिवाय भारत, पाकिस्तान और इजराइल के। यानी दुनिया में अगर 200 देश हैं तो 200 देशों में से 5 जो सुपर पावर हैं उनके पास तो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर हथियार है ही, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस। अब होता क्या है कि भारत, पाकिस्तान और इजराइल ने न्यूक्लियर हथियार बना लिए हैं, डिक्लेयर हम लोगों ने ऑफिशियली नहीं किया है। तो जब एनपीटी पे साइन करने की बात हुई तो हम भारत, पाकिस्तान और इजराइल ने साइन नहीं किया। दर्शकों को बता दूं कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत कोई भी बाकी जो देश हैं, बाकी जो 190 या 192 देश हैं दुनिया के, जिसमें कि बड़े बड़े पावरफुल देश हैं, बहुत ही ताकतवर मुल्क हैं, जैसे कि यूरोप के ज्यादातर देश, जैसे कि इंडस्ट्रियली बहुत पावरफुल मुल्क हैं, जापान है एक क्लासिक एग्जांपल, इन सब ने बोला कि वो कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। तो सवाल उठता है कि न्यूक्लियर हथियार की जरूरत क्यों पड़ी? रूस ने न्यूक्लियर हथियार इसलिए बनाया क्योंकि अमेरिका ने उससे पहले न्यूक्लियर हथियार बना लिया था। ये है स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस ने क्यों न्यूक्लियर हथियार बनाया? क्योंकि उस वक्त कोल्ड वॉर के टाइम पर उनको लग रहा था कि रूस शायद अपने न्यूक्लियर हथियारों से इंग्लैंड, फ्रांस पर हमला कर सकता है। तो इंग्लैंड, फ्रांस ने भी अपने बचाव के लिए थोड़े से न्यूक्लियर हथियार बना लिए। खास बात सबसे ये है कि इसके अलावा जितने देशों ने न्यूक्लियर हथियार बनाए हैं वो दूसरे देश के डर से। चीन ने क्यों न्यूक्लियर हथियार बना लिए? चीन ने इसलिए न्यूक्लियर हथियार बना दिए क्योंकि उसको लगता है कि उसको अमेरिका का सामना करना पड़ेगा। चीन ने बार बार ये कहा है कि ऑफिशियली भी कहा है कि उसके न्यूक्लियर हथियार भारत के विरुद्ध में नहीं है,
अगर हम उनकी जमीन पर डिप्लॉयमेंट देखें तो चीन के पास जो सैकड़ों न्यूक्लियर हथियार हैं, 500 या 600, उनमें सबकी डिप्लॉयमेंट पूरब की तरफ है, ताइवान की तरफ है, जापान की तरफ है, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी की तरफ है। अमेरिकन डिप्लॉयमेंट जो है ओकिनावा में है, या साउथ कोरिया में बुसान है, या फिलीपींस है, उस तरफ किया हुआ है। भारत ने क्यों न्यूक्लियर हथियार बना लिए? भारत को लग रहा था कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार बना दे, तो हमने भी बना लिया। पाकिस्तान ने क्यों न्यूक्लियर हथियार बना लिया? क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत शायद न्यूक्लियर हथियार बना देगा, तो छोटा सा मुल्क है, उनको लगा कि उनकी आर्मी बहुत कमजोर है, भारत के सामने कन्वेंशनल वॉरफेयर में टिक नहीं पाएगी, तो उन्होंने न्यूक्लियर हथियार बना लिया। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर हथियार क्यों बना लिया? क्योंकि नॉर्थ कोरिया को लगता है कि अमेरिका हमेशा नॉर्थ कोरिया को धमकाता रहता है। दक्षिण कोरिया के द्वारा धमकाता है अमेरिका, या जापान के द्वारा अमेरिका नॉर्थ कोरिया को धमकाता रहता है। अब सवाल है कि इजराइल ने क्यों न्यूक्लियर हथियार बना लिया? इजराइल का तो कोई भी दुश्मन नहीं है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है। एक भी दुनिया में मुल्क नहीं है जो कि इजराइल का दुश्मन है और उसके पास न्यूक्लियर हथियार हो। तो पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर हथियार है वो इजराइल के खिलाफ नहीं बनाए गए। तो इजराइल एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जिसने न्यूक्लियर हथियार बना लिए बेवजह। उसकी कोई स्ट्रेटेजिक या मिलिट्री रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन उसने न्यूक्लियर हथियार बना लिए। आज भी इजराइल को न्यूक्लियर हथियार की जरूरत नहीं है। ईरान के पास तो अभी भी एक बम, आधा बम भी नहीं है, लेकिन इजराइल ने तो दशकों पहले अपने न्यूक्लियर हथियार बना लिए थे। तो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी में हो क्या रहा है मैं बताता हूं कि पश्चिमी देश इजराइल के लिए एक दुनिया भर में एक फेवरेबल हवा उत्पन्न करते हैं, और दुनिया के सारे देश, अब भारत के भी जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं वो पश्चिमी देशों के इन्फ्लुएंस में आकर इजराइल को सपोर्ट करने लगते हैं। आज ईरान अगर बोल रहा है कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाएगा तो उसकी क्या गलती है? अगर इजराइल बना सकता है 80 न्यूक्लियर बम, तो ईरान की क्या गलती है अगर वो कोशिश कर रहा है? और ईरान ने ऑफिशियली बार बार ये कहा है, आयतुल्ला खमेनी से शुरू करके अभी जो उनके प्रेसिडेंट है पेजेश्कियन से शुरू करके ईरानी सरकारी प्रवक्ता ने बार बार कहा है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहे, नहीं बनाएंगे। लेकिन जैसे सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर खत्म कर दिया था, इराक को कब्जे में कर लिया था, ऐसे ही कुछ कहानी ईरान के खिलाफ चल रही है। ईरान ने बार बार कहा है कि ठीक है, मैं हथियार नहीं बना रहा हूं। IAEA के इंस्पेक्टर्स आए और चेक करें, लेकिन IAEA में सारे वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं। वो जाके वहां हवा फैला देते हैं कि वो महज कुछ क्षणों में ईरान बनाने वाला है, बस एक पेचकस और घुमाएगा और ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाएंगे। जबकि ईरान बार बार सिंसियरली, पूरी शिद्दत के साथ IAEA के इंस्पेक्टर्स को दिखा रहा है कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है। तो ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह से सद्दाम हुसैन को गिराकर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर इराक पर कब्जा कर लिया अमेरिका ने, अब यही जो टूल किट है पश्चिमी देश अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगा रहे हैं कि इनके पास न्यूक्लियर हथियार आने वाला है तो बमबारी करो, यहां पर ईरान के अंदर आंतरिक हलचल पैदा करो। ईरान में जो लोग असंतुष्ट हैं, हर देश में असंतुष्ट लोग होते हैं, किसी भी देश में, भारत में भी 51% लोग सरकार के साथ होते हैं, 49% लोग जो है सरकार के खिलाफ होते हैं। जी, तो अमेरिका टूल किट इस्तेमाल कर रहा है ईरान के खिलाफ, एक मुहिम चलाकर। अब शिवदान जी, सर जिस तरह से पूरा टाइमलाइन सर ने सेल्फ डिफेंस को लेकर कहा कि आपका सेल्फ डिफेंस कीजिए, देखिए आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपने आप को न्यूक्लियर पावर बना रहे हैं। ईरान का सेल्फ डिफेंस क्या? मतलब आपसे पहले इजराइल न्यूक्लियर पावर बन चुका है, और अगर अभी करंट सिनेरियो में अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है इस और अगर ईरान बढ़ रहा है, तो व्हाट अबाउट उनकी सेल्फ डिफेंस? और दूसरा सर मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि क्या इजराइल को एक एक्स्ट्रा स्पेस मिडिल ईस्ट के लिए जो अमेरिका है वो इस्तेमाल कर रहा है कि देखिए मिडिल ईस्ट में वर्चस्व बनाना है तो इजराइल हमारी वो देश है जो वो वर्चस्व हमारा कायम रखेगा? ये
क्वेश्चन किसके लिए है? जी शिवदान जी, आपसे मेरा सवाल। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं पहले सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूं कि इजराइल ने जो एटम बम बनाया है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि एग्जिस्टेंस जो इजराइल का हुआ है, जो इजराइल का जो देश का निर्माण हुआ है, वो टोटल इनसिक्योरिटी के कारण हुआ है। पूरे अरब देशों से जूज को मार मार के निकाला गया और ये जाकर के इजराइल नाम के देश में बसे और वहां पर अपने आप को एस्टेब्लिश किया। जब से इनका एग्जिस्टेंस हुआ है तब से आज तक पूरे अरब देशों ने यही कोशिश की है कि इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए। शिवदान जी, सर आप इस बात से अग्री होंगे? अगर मैं ज्यूज के पूरी हिस्ट्री को देखूं तो जो टर्मिनेशन या फिर हम कहें एलिमिनेशन ज्यूज की हुई है वो सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज ने नहीं की है, मुस्लिम कंट्रीज के साथ यूरोपियन कंट्रीज जो है उन्होंने भी उनकी एलिमिनेशन की है। देखिए, मैं जानता हूं जर्मनी में भी हुई है उनकी एलिमिनेशन। मैं उसको बताना चाहता हूं, पर इजराइल की खास मैं पिक्युलिटी बता रहा हूं। उसके देश के बनने के बाद भी 1967 में जब इजराइल पर अटैक हुआ तो ये सोच के चले थे इजिप्ट की आर्मी, सीरिया की आर्मी और कंट्रीज की आर्मी कि इस बार हम जाकर के इजराइल को वर्ल्ड के नक्शे से मिटा देंगे। मगर इजराइल एक ऐसा देश है जिसने पहले दिन से ही ये समझ लिया कि उसे अपना एग्जिस्टेंस बना के रखना है और इजराइल का हर नागरिक एक फौजी है और हर, चाहे वो लेडी है चाहे जेंट है, सब फौजी हैं और उन्होंने मिलकर के उन सब देशों को 1967 में हराया। और आपका जो डेजर्ट है सीरिया वाला, ये सनाई वाला डेजर्ट है, इस पर कब्जा किया और स्वेज कैनाल तक वो आ गए इजराइल के लोग, जो बाद में समझौते के बाद वापस हुआ है। तो इस तरह से 1967 में हराया इजराइल ने। और इजराइल ने जो गोलन हाइट्स है सीरिया से छीनी, उस पर कब्जा किया। तो इजराइल ने अपना एग्जिस्टेंस के लिए उस वक्त लड़ाई लड़ी। उसके बाद 1973 में यही रिपीट किया गया, फिर दोबारा बोला कि हम नक्शे से मिटा देंगे। तो कई बार इजराइल को महसूस करा दिया गया कि आपको वर्ल्ड मैप से मिटाने के लिए सारे देश तुम्हारे चारों तरफ लगे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में जबकि उसकी एक छोटी सा आपको नहीं लगता, आप जिस तरीके से एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और मैं अभी वेस्टर्न कंट्रीज की क्या इंटेंशंस रही थी 1945 में, मैं उस पर सर बात करना चाहूंगी कि पोलैंड से, यूरोपियन कंट्री से ज्यूज को वापस वहां पर इसलिए बसाया गया। जो सवाल ही मेरा आपसे था कि वेस्टर्न कंट्रीज चाहती थी कि मिडिल ईस्ट में हमारा वर्चस्व हो और आप ऐसा एहसान दीजिए कि आने वाली जो पुश्ते हैं वहां पर उस एहसान के तले जो है आप मिलकर एक ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं, गुट की तरह काम कर रहे हैं। जब एक बार एग्जिस्टेंस में इजराइल आ गया तो फिर यूरोप से भी जो जूस को वहां पर भेजा गया और इस तरह से यूरोपियन कंट्रीज ने मिडिल ईस्ट में इजराइल को अपना एक बेस तरह से बनाया। इसलिए पूरे वेस्टर्न कंट्रीज का जो झुकाव है वो इजराइल के साथ इसलिए है कि वो सोचते हैं कि इजराइल हमारा रिप्रेजेंटेटिव है मिडिल ईस्ट के अंदर। तो इसलिए, और अमेरिका के अंदर जूस का वैसे भी वर्चस्व है और अमेरिका के ऊपर अमेरिका इसलिए फिर भी चाहता है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करे। तो इसलिए मिडिल ईस्ट कि अभी जो करंट सिनेरियो है, जिस तरीके से शिवदान सर पूरा हिस्ट्री बता रहे हैं इजराइल का, इनकी एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें, मिडिल ईस्ट में वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस चाहती थी कि हमारा वर्चस्व हो, हम जैसे कहें वैसे वो देश हिले डुले आगे बढ़े। बाकी सारे देश तो मान गए, सऊदी अरब की अगर हम बात करें और कंट्रीज की वहां पर अगर हम बात करें, यहाँ तक कि मैं सीरिया तक की भी अगर वहां पर करूं, जो सीरिया का भी हमने पूरा पास देखा है कि भाई जो वेस्टर्न कंट्रीज कहेंगे उसके अनुसार देश चले। लेकिन ईरान में वैसा होते हुए नजर नहीं आया और अभी जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है वो यही है कि भाई हमारे अनुसार चलो। देखिए, अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर, दे वुड डेफिनेटली वांट टू हैव देयर से इन द वर्ल्ड अफेयर्स, और Israel is their frontline state, which is integral to American interest. And Iran, over the past so many years, जब से radicalization हुआ है, ईरान का एक ही मकसद था कि इजराइल को नष्ट करना, उसको वर्ल्ड मैप से निकाल देना। और ये जो हमास का अटैक हुआ था और यहूदीज का वगैरह, ये सब ईरान से ओरिजिनेट हो रहे थे। तो ऑब्वियसली इजराइल को अपनी एग्जिस्टेंस पे ये थ्रेट लगेगा कि ईरान ऑलरेडी इतना कुछ कर रहा है और अगर वो एटम बम बनाता है और सक्सेसफुल हो जाता है तो
because they are all radicals. उनकी जो regime है, it is in a different context. They can use that weapon against Israel. So that is the reason कि जो अमेरिका है किसी तरह से ईरान को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है कि ये सक्सेसफुल ना हो सके अपने एटम बम बनाने के लिए, और उसने शायद, मुझे लगता है कि उसने ये थ्रू इजराइल का किया है ताकि अच्छी तरह नुकसान पहुंचा के ईरान को, उसके बाद उसको टेबल पे लाके उसको सील कर देना है जहाँ पर भी उनका प्रोग्राम बना है। तो जो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस, और इजराइल ऐसी कंट्री है, इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सर हम कह रहे हैं कि दिस इज अ वॉर ऑफ एग्जिस्टेंस। मैं बात कर रही हूँ सर वेस्टर्न अडॉप्टेशन की ना। अगर मैं अभी वेस्टर्न कंट्रीज की बात करूँ, जो पश्चिमी देश है ये चाहते हैं कि सिर्फ पश्चिमी देशों का एक गुट जो है वो आगे बढ़े, ये ग्रो करें, मिडिल ईस्ट में विकास ना हो, साउथ एशिया में विकास ना हो, सोवियत आगे ना बढ़े। तो यही तो हो रहा है पूरी हिस्ट्री में। अगर सर हम पूरा खंगाल के देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज यही तो चाह रही है, और अभी भी मिडिल ईस्ट में वही हो रहा है कि ईरान जो है ऑयल प्रोडक्शन में टॉप 10 देशों में आता है। आपको पता है कि आने वाले समय के अंदर इकोनॉमिक थ्रेट है, डिस्ट्रॉय इट, फिनिश इट, या फिर अपने अनुसार चलाओ। जी सर। बिल्कुल, जो आपने बोला है बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद दैट। तो इस अपने एम को करने के लिए वो कुछ भी करेंगे, किसी को भी सहायता देंगे, किसी को नहीं देंगे, वो डिपेंड करता है कि उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है, उनका ग्लोबल इंटरेस्ट क्या है। तो जो भी कंट्री उनके ग्लोबल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएगी तो उनको फिर वो किसी इकोनॉमिकली या मिलिटरीली उसको ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे। एंड अमेरिका, जैसे अभी अमेरिका ने बांग्लादेश में रिजीम चेंज कराई, क्यों कराई थी वो? क्योंकि उनको वो आइलैंड चाहिए था जो शेख हसीना ने मना कर दिया, तो उन्होंने अपना एक स्टूल ला के वहाँ पर रिजीम चेंज करा ली। तो अमेरिका ये करता आ रहा है हमेशा। इट इज़ ए हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन्स that they want to dictate, their dictate to all the countries which do not go with them, with their line of thinking, because they consider themselves to the superpower, economic power, militarily power. So they think that that they can rule the world, or they can at least have their diktat to all the countries. So that is their basic aim, which is very obvious here also. शिवदान जी, सर अभी ईरान के फ्यूचर की अगर हम बात करें, आपको ब्राइट नजर आ रहा है, ब्लीक नजर आ रहा है? क्योंकि करंट सिनारियो में सर, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, अभी ईरान के साथ कोई भी देश खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। शिवदान जी, शिवदान सर आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से सर से कनेक्ट करेंगे। यूके देवनाथ जी, अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो प्लीज इस पर विस्तार से जानकारी दीजिए। थोड़ा दोहराना पड़ेगा आपको। सर आपको अभी ईरान का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? ब्राइट नजर आ रहा है, ब्लीक नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से युद्ध और ज्यादा बढ़ रहा है, ईरान के साथ कोई खड़ा नहीं है, और पूरा विश्व जो है वो कहीं ना कहीं या तो न्यूट्रल स्टैंड लिए हुए है और या तो इजराइल के साथ खड़ा है। जी हाँ, देखिए, जहां तक ईरान की बात में है उसमें स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है कि क्या आयतुल्लाह खमेनी और उनकी जो रिजीम है वो अगले 1, 2, 3, 4, 5 या 10 साल या अगले 20 साल में पलटती जाएगी? कैसे पलटी जाएगी? तो अमेरिका एक टूल किट पे काम कर रहा है ईरान में रिजीम चेंज के लिए, लेकिन वो टूल किट फिलहाल सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ईरान में जो अभी बहुत ही धार्मिक, कट्टरवादी और उन्मादी विचारों पर पनप रही सरकार है, लेकिन जो माहौल है ईरान की अंदरूनी हालत जो है, और उनको करीबन 50% से ज्यादा लोगों का सपोर्ट है जो कि ईरान के गांव में रहते हैं, छोटे कस्बों में रहते हैं, बैकयार्ड्स में रहते हैं और बड़े शहरों में रहते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड और कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनका पूरा सपोर्ट है। जो वहाँ धार्मिक संस्थान हैं उनका पूरा सपोर्ट है आयतुल्लाह खमेनी की फिलॉसफी को। और सबसे बड़ी बात है, जितने मदरसे हैं पिछले 30-40 साल में, वहां पर जो बच्चे पढ़ के निकल के आ रहे हैं, सबको उन्होंने अच्छी तरह से ट्रेन किया हुआ है कि आयतुल्लाह खमेनी जिस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं वही अच्छा है। तो ईरान में अमेरिका कोशिश कर रहा है कि अंदरूनी विद्रोह हो जाए। अंदरूनी विद्रोह के लिए अमेरिका ने सपोर्ट कहाँ ढूंढा है? एक तो ईरान के जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं, इनको अमेरिका प्रॉप अप कर रहा है ईरान के अंदर ही, कि वो विद्रोह में खड़े हो जाएं। दूसरी चीज है कि 1979 में जब रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद
मोहम्मद शाह रजवी के जो सपोर्टर्स थे, जो कि अमीर लोग थे, धनाढ्य लोग थे, हाईली टेक्निकल लोग थे, और उस जमाने में पश्चिमी सोच रखने वाले ईरानियन थे, उन सबको देश छोड़ के भागना पड़ा। वो जाके सेटल हो गए 1979 में यूरोप में, अमेरिका में। तो अमेरिका इन लोगों को टैप कर रहा है यूरोप और अमेरिका में एक सपोर्ट बेस बनाने के लिए। लेकिन अगर आप ईरान की जमीन पर आज जाके खड़े हो जाएं तो आप को यकीन हो जाएगा कि ये जो अमेरिका रिजीम चेंज की बात कर रहा है, ये अगले 10, 20, 30 साल में नहीं होगा। और हाँ, ठीक है, खमानी नहीं रहेंगे तो और कोई रिलीजियस लीडर टॉप पे आ जाएगा। अच्छी बात है कि राष्ट्रपति पेजिशकियन जैसे मॉडरेट लीडर्स को अब आस्ते आस्ते गवर्नेंस में एक स्पेस मिल रहा है। तो क्या यूके देवनाथ जी सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो अमेरिका की इंटेंशन है, अमेरिकन इंटेंशन कुछ इस तरह की है कि भाई जो रिजाइम अभी आए वो कंट्रोल्ड हो बाय यूएस, और एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन इन 20-25 इयर्स आइडियोलॉजी में? इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है कि जैसे एक एक करके उसने पश्चिम एशिया या अरब देशों के एक एक मुल्क को अपने साथ ले लिया। अमेरिकन सक्सेस स्टोरी मैं दोहरा देता हूं। इजिप्ट, जो कि इतना बड़ा दुश्मन था, लीड कर रहा था इजराइल के विरुद्ध सारे युद्धों को, 1978 में अमेरिका ने इजिप्ट को अपने बस में लेकर इजिप्ट और इजराइल के बीच में कैंप डेविड एग्रीमेंट करा दिया। अब आज की तारीख में इजिप्ट इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त है। इसी तरह से अगर हम देखें जॉर्डन, जो कि हर युद्ध में इजराइल के खिलाफ लड़ा, आज की तारीख में जॉर्डन अमेरिकन इन्फ्लुएंस में आकर जॉर्डन ने 1993-1995 में ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड ट्रांक्विलिटी साइन कर ली इजराइल के साथ, और किंग ऑफ जॉर्डन ने तो इजराइल को गिफ्ट में दे दिया। जो ट्रांस जॉर्डन का एरिया है, जिसे आजकल हम वेस्ट बैंक बोलते हैं, वो जॉर्डन का हिस्सा था। वो ट्रांस जॉर्डन को जॉर्डन के किंग ने हैप्पी बर्थडे बोलकर इजराइल को दे दिया। तो आज जॉर्डन के किंग और इजराइल में जो भी पावर में आता है, आज की तारीख में नेतन्याहू हर हैप्पी बर्थडे में और हर मैरिज एनिवर्सरी में ग्रीटिंग एक्सचेंज कर रहे हैं। जॉर्डन ने अपनी कोई फौज तो दूर, अपनी पैरामिलिट्री और पुलिस को भी इजराइल के बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर रखने का वादा किया है, कर रहा है। आज की तारीख में आप देख लिए कौन है वहां पे बड़ा एक और शिवदान जी, क्या आप यूके देवनाथ जी और जिस तरह से कर्नल विजय ये बात कह रहे थे कि एक बहुत बड़ी विचारधारा और एक बहुत बड़े विजन के साथ ये युद्ध जो है वो लड़ा जा रहा है, क्या सर आपको विजन लग रहा है? देखिए, विजन यही है कि ईरान में जिस तरह से धार्मिक जो नेता सुप्रीम लीडर बने हुए हैं वहां पर, उससे पूरे मिडिल ईस्ट में एक प्रकार का इन्फ्लुएंस ईरान फैलाना चाह रहा था अपने हमास और हिजबुल्लाह और हुती के द्वारा जो नए नए आतंकी संगठन खड़े किए हैं, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में अशांति फैला रखी है। इसके कारण पूरा मिडिल ईस्ट ईरान से नाराज है। इसलिए इस वार में कोई भी देश खुल करके ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी कंट्री ईरान को नहीं चाहता, क्योंकि उसका जो धार्मिक कट्टरपंथ जो उनके नेता हैं, धार्मिक नेता जो पूरी सत्ता को कंट्रोल कर रहे हैं, वो धार्मिक अंधविश्वास में ही देश को चला रहे हैं। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि ईरान की मैक्सिमम पब्लिक इस प्रेजेंट रिजीम के खिलाफ है, क्योंकि वो नहीं चाहती इस तरह का जो धार्मिक कट्टरपंथ। वहां के जो लोग हैं, आम लोग, वो 70 के दशक तक, जब तक शाह रिजवी का वहां पर शासन था, वो एक बड़ी प्रोग्रेसिव और मॉडर्न सोसाइटी थी, जिसको कि धार्मिक कट्टरपंथ ने दोबारा से पुराने उसमें डाल दिया है। इसलिए अब ईरान में आप ये बताइए, ईरान जैसे देश में इजराइल की मुसाद क्यों सक्सेसफुल है, क्यों उसमें एग्जैक्ट हमले किए गए उसके सैनिक ठिकानों पर, उसके जहां जनरल रह रहे थे या वैज्ञानिक रह रहे थे? क्योंकि ईरान की जनता ने मुसाद को सपोर्ट किया है, और इसके कारण मुसाद पूरी तरह ईरान में एक्टिव है, क्योंकि आम पब्लिक ईरान की उनके साथ नहीं है, वहां के नेताओं के साथ में। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि ईरान का जो धार्मिक कट्टरपंथ वहां पर जो शासन चला रहा है, वो अनपॉपुलर है, वो पॉपुलर नहीं है वहां के पब्लिक के साथ में। और यदि जब तक ईरान अपनी धार्मिक कट्टरपंथ को समेटेगा नहीं, ये जितने भी ये संगठन खड़े किए हुए हूती, हमास, हिजबुल्लाह, इनको नहीं खत्म करेगा,
तब तक मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित नहीं होगी। कर्नल और कुणाल भट्टाचार्य जी, शिवदान जी जो ये बात कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो अभी कोई भी देश जो है समर्थन करते हुए नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सर जिस तरीके से हम आइडियोलॉजी की अगर बात करें, अलग अलग देशों की अगर हम बात करें, मतलब एक मुस्लिम आइडियोलॉजी जो एक तरीके से कट्टरपंथी की चल रही है, वहां पर हम देख रहे हैं कि मोसाद बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो क्या वहां पर जो रीजनल, मतलब जो वहां पर स्थानीय लोग हैं, क्या उनका कहीं ना कहीं मोसाद को एक समर्थन है भाई कि दुखी आ गए एक्सट्रीमिस्ट जो पूरे वहां पर रिजाइम है? सिद्धांत जी, कर्नल साहब जो बताया है ये एकदम सही है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले देखा है वुमेन लिबरेशन और वो कवर बुर्का पहनना और हिजाब पहनने का अगेंस्ट में वो निकाल के बाल काट रहे थे। सो देयर इज ए एजिटेशन एंड दिस कट्टरपंथी मुसलमान, दे आर नॉट पॉपुलर इन ईरान। सो इसी का एडवांटेज ले रहा है। लेकिन एक बात है, जैसे अमेरिका नहीं चाहता है कोई उनका अगेंस्ट वाला पार्टी कोई न्यूक्लियर बॉम्ब पॉजेस करे। ये हमने देखा है इराक में सदाम हुसैन को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का एक अजीब सा हवा बना के, नैरेटिव बना के उसको अटैक किया। नाउ पूरा ऑयल इराक का अभी अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। And same thing in Iran also. I think America is going to change this Khomeini and possess the complete oil of Iran to American control. मैं इसमें थोड़ा सा एक कल से मैं सोच रहा था जी इसमें साइप्रस एक एपिसोड है। हमने देखा है टर्की हर एक टाइम इस्लामिक यूनिटी वगैरह वगैरह कर रहा है। ओआईसी में भी कल उन्होंने बोला है जो मुस्लिम कंट्री इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन में है वो सब कैंसिल करे और मुस्लिम यूनिटी ओआईसी में वो बताया है। लेकिन टर्की हैज नॉट ओपनली सपोर्टिंग ईरान। वो ना ही कोई वेपन दे रहा है जैसे पाकिस्तान को दिया था, क्योंकि टर्की इज ए सुन्नी कंट्री, ईरान इज ए शिया कंट्री। वहां पे इसीलिए टर्की इज नॉट सपोर्टिंग होल हार्टेडली टू ईरान, ओनली ऊपर ऊपर है। लेकिन मेरे को लग रहा है अमेरिका इज गोइंग टू रिमूव दिस रेजिम। ये 5-10 साल का बात नहीं है कि the whole thing has been started by America through Israel to put so much of pressure on Iranian regime to force them to come on the table and strike a deal wherein they will never be allowed to go ahead with their whatever expansionist plans are there as far as nuclear bomb is concerned. So, and I'm sure in the due course of time, with the help of Mossad and other agencies, there will be a regime change, and there may be a more killing of the top leaders. And in that case, the Mossad of Israel, they are very very active. आपसे नहीं, लेकिन कमांडर विजय वडेरा, आपको नहीं ऐसा लगता कि ट्रम्प बोलते कुछ हैं, ट्वीट कुछ और करते हैं, फिर उसके बाद करते कुछ और हैं? ये जब आ रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब कह रहे थे मैं सारी जंगें रुकवा दूंगा, कोई जंग नहीं होगी, बहुत नुकसान हो गया विश्व का। अब आप सीधा थ्रेटन कर रहे हैं, एक तरफ आप सीज फायर की भी बात करते हैं और फिर उसके बाद ईरान ऐसा कह रहा है कि भाई हमारे पास बहुत पुख्ता सबूत हैं कि ये जो अटैक इजराइल ने किया है इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो अमेरिका की है। करेक्ट। तो आई एग्री विद यू। जब ट्रम्प चुनाव के लिए लड़ रहे थे उस टाइम उन्होंने कितने सपने दिखाए थे वर्ल्ड को, तो मे बी उसकी वजह से वो जीत के आ गए। तो उनका बेसिक प्लान था कि बिकॉज आई एम द मनी पावर, आई एम द सुपर पावर, एंड ही इज अ बिजनेसमैन, डोंट फॉरगेट, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, सो ही थिंक्स एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। सो ही थॉट बाय offering money or offering business to the countries, he will prevail upon his wish so that he can earn a Nobel Peace Prize. He had mentioned this in one of his talks also. So with that aim, I think he is failing in all fronts, be it India, Pakistan, be it Ukraine, Russia,
okay, or anywhere else. So because he is not thinking rationally, he is thinking in terms of business, in terms of I am the superpower, you have to listen to me. You saw the way he talked to Ukrainian president when he came to meet him in White House. I mean, it was an insult to a elected president of another country. Agree. So he was bullying him, and obviously, ये bully tactics. I think the world has changed. People have become more intelligent, and they are not going to come under the pressure of Trump trying to bully. कर्नल शिवदान जी, जिस तरह से कमांडर विजय ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि आप हर एक युद्ध में शामिल हैं, कहीं भी युद्ध हो रहा है भाई, किसका नाम अमेरिका, किसका नाम अमेरिका। सर क्या लगता है, हम लगातार अलग अलग देशों के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अमेरिका इज एट द वर्ज ऑफ इकोनॉमी लैप्स। विश्व में अमेरिका ने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हर जगह देख रखा है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए ही वो डोमिनेशन करता है, और वो जैसा कि पहले कर्नल साहब बोल चुके हैं कि ट्रंप जो है मोस्टली वो बिजनेस ओरिएंटेड है, लेस पॉलिटिकल। तो अमेरिका राइट फ्रॉम बिगिनिंग एक बिजनेस कंट्री रहा है, और उसने अपने हर जगह बिजनेस इंटरेस्ट देखे हैं। जहां भी आप देख लीजिए, जहां भी वो जो क्राइसिस में उसने इंटरवीन किया होगा, वो अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किया होगा। अभी वो पाकिस्तान पे क्यों सपोर्ट किया पाकिस्तान को उसने शुरू से, जब से पहले वो रशिया जब सुपर पावर था, रशिया को चैलेंज करना था उसको, तो उसने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। रशिया जब अफगानिस्तान में आया तो उसने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में चाइना को काउंटर करना था तो उसने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। इसी प्रकार से भी जहां भी वो देखता है कि उसका इंटरेस्ट है, अभी इजराइल को क्यों सपोर्ट करता है, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में वो इजराइल को ही इस्तेमाल करना चाहता है इन सारे कंट्रीज के खिलाफ। तो इसलिए पूरे जगह पर अमेरिका का जो पावर का जो कंट्रोल है, वो केवल इसलिए है कि उसके बिजनेस इंटरेस्ट बरकरार रहे उस एरिया में, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के द्वारा ही बिजनेस इंटरेस्ट को लुकआउट किया जा सकता है, क्योंकि जो नेता इलेक्ट होकर आएगा वही बिजनेस को देखेगा। तो इसलिए पावर जो युद्ध होता है। क्या डिफेंस एक्सपोर्ट के बल पर आप अपनी इकोनॉमी के हर एक सेक्टर को बल दे सकते हैं? क्योंकि कभी कभार मुझे लगता है कि आप एक जो रणनीति बनाते हैं अपनी इकोनॉमी को लेकर, उस नीति में सबसे ज्यादा होता है होलिस्टिक अप्रोच कि हमारा हर एक सेक्टर जो है वो विकास कर रहा है। अमेरिका महज अगर इसलिए युद्ध करा रहा है सर कि उसकी डिफेंस एक्सपोर्ट होगी, तो क्या लगता है एक वहां की आवाम जो है, वहां की जो जनता है, वो तो देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन हर साल जो है वो अमेरिका में बढ़ रही है। देखिए ऐसा है, आपको याद होगा कि यूक्रेन युद्ध में भी अमेरिका का एम यही है कि उसका डिफेंस एक्सपोर्ट जो हो रहा है यूक्रेन के लिए वो चलता रहे, और पूरे विश्व में जहां भी कोई जो इस तरह का तनाव होता है तो उसमें अगेन अमेरिका के वेपन्स का इस्तेमाल होता है। मगर इसका अलग उसके और सेक्टरों पर उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, तो केवल खाली डिफेंस सेक्टर को ही वो इंकरेज करते हैं प्रोटेक्शन में, बाकी सेक्टरों पर इतना जोर नहीं है। इसलिए अच्छा, डे टू डे लाइफ में आम पब्लिक के लिए डिफेंस के जो प्रोटेक्शन है वो काम नहीं आते हैं, उसके लिए जो और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो इस्तेमाल में आते हैं। इसलिए वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और वहां की आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। यूके देवनाथ जी, सर जिस तरह से शिवजान जी जिक्र कर रहे हैं कि आप डिफेंस के एक्सपोर्ट के लिए युद्ध करा देते हैं, एक देश है चीन जो भाई कोई आर्थिक तंगी किसी देश के अंदर पहले खुद ही वहां पर लेकर आता है और फिर उसके बाद वहां पर लोन दे देता है कि भैया अब आप हमारे मोहताज हो गए हो, और ये दूसरा देश वो जंग का पूरा माहौल बनाता है, मेक श्योर कि वहां पर जंग हो जाए और फिर उसके बाद दे दनादन वहां पर एक्सपोर्ट हो रहा है उस कंट्री में। सर वर्ल्ड सिनारियो में इंडिया अभी कहां पर है, हाउ फार, अगर मैं अपनी डिप्लोमेसी देश की बोलूं, क्योंकि देखिए ईरान की अगर अस्थिरता बनेगी तो हमारे जो ईरान के साथ रिलेशंस है, चाहे ट्रेड रिलेशंस की हम बात करें, अदरवाइज भी रिलेशंस बोले, सर आपको वहां पर क्या दिख रहा है? क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो हैं हर दिन खबर आ जाती है, कभी 2% कभी 3% इंक्रीज हो रहे हैं। नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ ये अमेरिका चलता है 3 सर आपके पास में आऊंगी, यूके देवनाथ जी से मेरा ये सवाल था। यूके देवनाथ जी। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के साथ भारत के रिश्ते हमेशा बेहतरीन रहे हैं,
मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 2018 तक भारत की जो टोटल कच्चे तेल की रिक्वायरमेंट थी उसका 1/4 हम ईरान से मंगाते थे। ईरान हमको जो कच्चा तेल देता था उसके टेक्निकल पैरामीटर्स जो थे, केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी, वो भारत में जो रिफाइनरीज थी उनके टेक्निकल पैरामीटर से मैच करते थे। लेकिन 2018 में अमेरिका ने ईरान पर एक आर्थिक प्रतिबंध जो लगाना शुरू किया और उसके दबाव में, अमेरिका के दबाव में अब भारत को 2018 से ईरान से कच्चा तेल लाने की अनुमति नहीं है। तो हो क्या रहा है, ईरान से जब हम 2018 तक कच्चा तेल लाते थे, वो ईरान हमें इंटरनेशनल क्रूड बास्केट का जो प्राइस होता था, जिसे हमें ब्रेंट बास्केट बोलते हैं, उसके मुकाबले $2 कम प्राइस पर देता था। हमारा कॉन्ट्रैक्ट था ईरान के साथ कि अगर इंटरनेशनल क्रूड प्राइस समझिए उस जमाने में $40 है तो ईरान हमको $38 में देता था। लेकिन अमेरिका के प्रेशर में भारत को 2018-2019 के बाद से ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ा। ठीक, तो इसके चक्कर अगर आप पिछले 6 साल में देखिए कि भारत में हमारी जो 1/4 ऑयल रिक्वायरमेंट है अब हम दूसरे देशों से ला रहे हैं, और अगर आप हर बैरल पर $2 सोचिए कि हमें एक इमेजिनरी लॉस हो रहा है, तो आज तक भारत को $11 बिलियन का नुकसान हो चुका है। अप्रत्याशित फिगर है। आज अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पेन पिक्चर लेके बैठ जाए कि 2018 से लेके आज तक भारत ने कितना ऑयल इंपोर्ट किया, कच्चा तेल, और अगर उसका 25% जैसे हम ईरान से इंपोर्ट करते थे, करते रहते, अमेरिका के दबाव में अगर हम नहीं आते, तो हर बैरल पे हमें ईरान $2 का कंसेशन देता था। $11 बिलियन का हमें नुकसान हो चुका है। तो ये जो एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस लॉबी इंडिया में काम कर रही है, ठीक है। अभी कोई बोल रहा था कि ईरान के लोग उनकी सरकार के खिलाफ हैं। अब भारत में ही हम लोग हर रोज कहते हैं कि जयचंद है, भारत में ही हम लोग बोलते हैं कि देश विरोधी ताकतें काम कर रही हैं। तो ये जो वेस्टर्न लॉबी, देखिए भारत में मैं भी नेशनलिस्ट हूं, मैं भी भारत माता का भक्त हूं, लेकिन क्या जो विरोधी हैं, जो सरकार के खिलाफ कुछ बयान दे रहे हैं, क्योंकि मैं एयरफोर्स में, मेरा दोस्त है एयरफोर्स का, वो भारत सरकार के खिलाफ जब बयान देता है मैं उसको जयचंद नहीं बोलता हूं, मैं उसको देश विरोधी नहीं बोलता हूं। तो इसी तरह से अगर आप ईरान देखिए, ईरान में जो हो रहा है, बुर्का पहनाया जा रहा है महिलाओं को, गलत बात, लेकिन ऐसा दुनिया के कितने देशों में हो रहा है। क्या हम हिंदुस्तान में नहीं देखते कि हमारे, आज भी आप हिंदुस्तान में चले, मैं धर्म का नाम नहीं लूंगा, आज भी आप चले जाइए हिंदुस्तान में गाँव में, क्या महिलाओं को हमने प्रताड़ित नहीं किया हुआ? आज भी आप गांव में चले जाइए, मैं एक गांव में ही रहता हूं, दिल्ली के एक गांव में रहता हूं। हमारे यहाँ जितनी महिलाएं हैं, हम हिंदू महिलाओं की बात कर रहा हूं, उनको जब भी उनके सास ससुर जेठ सामने आते हैं, तो उनको देवर सामने आते हैं, तो एकदम कमर तक घूंघट खींचना पड़ता है। तो ये जो महिला प्रताड़न है, ये होना नहीं चाहिए, ईरान में भी होना नहीं चाहिए। लेकिन ईरान में ये सोचना कि इस तरह की कुछ घटनाओं से ईरान में सत्ता पलट हो जाएगी, ऐसा भारत में भी तो छोटी-छोटी टीनेजर्स गर्ल्स ने कई बार प्रोटेस्ट किया है। तो सर यूके देवनाथ जी, क्योंकि मैं भी इस बात से सहमत हूं, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है। तो सर आपको फैक्टर क्या लग रहा है, विद इन जो करंट रिजाइम है उसमें ही एक इनकम्बेंसी है, या अपने ही अगर हम कहें तो वो चाहते हैं कि सरकार गिरे और हमारा जो कतार में हम खड़े हैं, हमारी बारी है? यूके देवनाथ जी, ईरान में मैं न्यूट्रल हूं, मैं ईरानियन रिजीम का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मेरा काम है एज एन एक्स एयरफोर्स ऑफिसर, और मैं थोड़ा बहुत जो भी है इंटेलिजेंस का भी पार्ट था, मेरा है करेक्ट पर्सपेक्टिव जो है उसको जमीन पर लाना। फिलहाल ईरान में जो इंटरनल गड़बड़ियां हैं, उससे ईरान की प्रेजेंट रिजीम नहीं गिरेगी। सद्दाम हुसैन को नहीं गिराना, फाइनली सद्दाम हुसैन को गिराने के लिए अमेरिका की एयरफोर्स को सद्दाम हुसैन के ऊपर 1 महीने तक बम गिराने पड़े। फाइनली सद्दाम हुसैन, जो कि इतना अनपॉपुलर था,
इराक में, उसको गिराने के लिए अमेरिका के टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियों को सऊदी अरेबिया से और कुवैत से बगदाद तक कूच करना पड़ा। ऐसा ये सिनेरियो कि अमेरिका एक मिलिट्री इन्वेजन करेगा, इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। क्या ईरान की सरकार इम्प्लोड होकर यानी अपने ही बल पर देशवासियों की नाराजगी से गिर जाएगी? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जो धार्मिक कट्टरवादी विचारधारा वाले लोग हैं उनकी समाज में बहुत मजबूत पकड़ है। जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश में 10% लोग ऐसे हैं जो धार्मिक कट्टरपंथी हैं। बीएनपी कभी भी धार्मिक कट्टरपंथी पार्टी नहीं रही है, अवामी लीग तो एकदम सेकुलर रही ही है। बांग्लादेश में 10% कट्टरपंथियों ने पूरे बाकी 90% लोगों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ऐसा ही कुछ माहौल ईरान में है। ये मेरी एक्चुअल ऑन ग्राउंड एप्रिसिएशन है कि ईरान की रिजीम को अमेरिका, ये इतना आसान नहीं होगा कि आप सोच रहे हैं कि एक दिन उठे और अगले दिन ईरान की सरकार गिरा देंगे। बिल्कुल सर, बहुत बेहतरीन आपने विश्लेषण दिया, आप सभी ने। बहुत शुक्रिया आप चारों का, आपने कीमती समय दिया और विस्तार से इस युद्ध के बारे में दर्शकों को पूरा विश्लेषण देने के साथ पूरी जानकारी आपने दी।